channel. I am Prince and today I will discuss about anemia. और इस अनीमिया के पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, सिम्टम्स, साइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अनीमिया में पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अनीमिया इज डिफाइंड एज रिडक्शन ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास बिलो नॉर्मल लिमिट्स. और ये जो रेड सेल मास होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीमोग्लोबिन के. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जो रेड सेल मास है इसको मेज़र करना आसान नहीं होता, तो इसलिए डायग्नोसिस जो है हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के बेस पे करते हैं. तो इन प्रैक्टिस द measurement of red cell mass is not easy and anemia is usually diagnosed based on reduction in the hemoglobin concentration. Anemia is defined as reduced hemoglobin concentration in blood below the lower limit of the normal range for the age and sex of individual. होता क्या है कि इन मेल्स, अगर मैं एडल्ट मेल की बात करूं तो उसमें अगर हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसे अनीमिया होगा. फीमेल्स में 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तब वो अनीमिक होगी. वहीं अगर मैं न्यू बॉर्न की बात करूं तो उसमें अगर 15 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तब वो अनीमिक होगा. तो अगर हमें किसी भी पेशेंट को हम ऐसे पता नहीं कर सकते कि वो अनीमिक है या नहीं जब तक कि हमें उसकी एज, उसका सेक्स पता ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पर्सन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो बताओ वो अनीमिक है कि नहीं. तो अभी आप तब तक ये बात बता नहीं पाओगे जब तक कि मैं उसका एज और सेक्स ना बता पाऊँ. जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि वो मेल है तो मेल में जो लोअर लिमिट है नॉर्मल रेंज की वो क्या है 13 ग्राम. तो अगर 12 ग्राम है तो यानी इससे कम है, यानी अगर वो मेल होगा तो वो अनीमिक होगा. वहीं अगर फीमेल होगी फीमेल में अगर 12 ग्राम है तो वो नॉर्मल है, वो अनीमिक नहीं है. वही न्यू बॉर्न जो है वो अनीमिक होगा क्योंकि उसके लिए जो लोअर लिमिट है नॉर्मल रेंज की वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर है. तो इसीलिए अनीमिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड below the lower limit of the normal range for age and sex of individual. ये वेरी करता है, ठीक है. तो अगर मेल है, एडल्ट मेल है तो 13 ग्राम से अगर कम होगा तब अनीमिया होगा, और अगर एडल्ट फीमेल है तो 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तब होगा अनीमिया. और अगर न्यू बॉर्न है तो उसके लिए क्या है 15 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है तब वो अनीमिक होगा. अब अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स क्या होगा, टायर्डनेस होगी. अब टायर्डनेस क्यों होगी, हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स तक पहुंचा रहा है और फिर सेल्स उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी एनर्जी बनाती है. अब जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा नहीं सेल्स तक, तो उस वजह से एनर्जी जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा. तो एटीपी का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो टायर्डनेस तो होगी. तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, टायर्डनेस होगा, ईजिली थक जाएगा, ईजिली फटीगेबिलिटी, जर्नलाइज्ड मस्कुलर वीकनेस, लेथार्जी, हेडेक. इन ओल्डर पेशेंट देयर मे बी अ सिम्टम ऑफ कार्डियक फेलियर, एजाइना पेक्टोरिस, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस. तो ये सब देखने को मिलता. अब इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या होता है, अब ये जो क्लॉडिकेशन है इसका मतलब होता है ये एक तरीके से क्रैम्पिंग पेन होता है लेग में. किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द आर्टरीज. तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ये ओल्डर पेशेंट्स में देखने को मिलता है. तो क्लॉडिकेशन का मतलब क्या है, क्रैम्पिंग पेन इन द लेग कॉज्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज. तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. अब देखते हैं हम
साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो करेक्टरिस्टिक और मोस्ट कॉमन साइन होता है अनीमिया का, वो क्या होता है, पैलर। अब सिम्टम और साइन में तो फर्क पता ही होगा, सिम्टम वो होता है जो पेशेंट बताता है और साइन वो होता है जो एक डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। तो साइन क्या है, साइन में सबसे मोस्ट कॉमन साइन जो है अनीमिया का वो पैलार होता है। पैलार पैलार इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक साइन। अब इसमें क्या होता है, अगर हम पेशेंट का लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा देखेंगे तो वो अगर पिंकिश रेडिश है तो यानी नॉर्मल है, वहीं अगर वो पेल दिख रहा है तो यानी वो क्या है, वो अनीमिया का केस है। और उसकी नेल्स वगैरह भी अगर रेड है तो नॉर्मल है, बट अगर वो पेल दिख रही हैं, थोड़ी वाइटिश टाइप की दिख रही हैं, तो वो कैसा हो सकता है, वो अनीमिया का पेशेंट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पैलार में देखते हैं। तो विच मे बी सीन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टाइवा एंड स्किन, तो स्किन पे भी देखने को मिलती है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है बेसिकली वहाँ पर ये देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया पैलार की बात। दूसरी क्या है हमारी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अ हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में बी प्रेजेंट विद टैकीकार्डिया। अब होगा क्या, हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं रहा है, तो हार्ट उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, उस वजह से वो क्या करेगा, ज़्यादा बीट करेगा। तो अगर हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो रही है हार्ट बीट की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो हार्ट उसे कंपनसेट करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी बीट करेगा, यानी टैकीकार्डिया होगा। कोलैप्सिंग पल्स, कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज, अगर क्रोनिक और सीवियर अनीमिया के केस में कार्डियोमेगाली भी हो सकती है, मतलब हार्ट का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, मिड सिस्टोलिक फ्लो मरमर। अब मिड सिस्टोलिक फ्लो मरमर की बात करें तो ये क्या है, अब ये एक तरीके से मरमर एक तरीके से साउंड होता है जो प्रोड्यूस होता है। ये किस वजह से होता है, ये या तो आउटफ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या फिर फ्लो इंक्रीज हो जाए सेमिलुनार वॉल से, तो ये मिड सिस्टोलिक फ्लो मरमर सुनाई देता है। तो जब टैकीकार्डिया, जब हार्ट बीट तेज होगी तो जाहिर सी बात है जो ब्लड फ्लो है सेमिलुनार वॉल से वो इंक्रीज हो जाएगा, और उस वजह से क्या सुनाई देगा, मिड सिस्टोलिक फ्लो मरमर। ठीक है। इसके अलावा डिस्पनिया क्या होता है, तो डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्ट पेनफुल ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कह सकते हैं। तो डिस्पनिया क्या है, तो डिस्पनिया एक तरीके डिफिकल्ट पेनफुल या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन केस ऑफ एल्डरली कंजेस्टिव हार्ट फेलर देखने को मिलेगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमने देखा क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में भी प्रेजेंट विद टैकीकार्डिया, कोलैप्सिंग पल्स, कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा अगर सीवियर क्रोनिक अनीमिया है तो, और मिड सिस्टोलिक फ्लो मरमर बता दिया कि ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज होने की वजह से ये देखने को मिलेगा। डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्ट पेनफुल ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। और अगर हम एल्डरली पेशेंट की बात करें तो उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर देखें तो सिम्टम्स रेफरेबल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज अटैक्स ऑफ फेंटनेस, गिडनेस, चक्कर वगैरह आएंगे, हेड एक, टिनाइटिस। अब टिनाइटिस क्या होता है, तो टिनाइटिस एक तरीके से ऐसा साउंड होता है जो जिसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता, इस वजह से दूसरे सुन नहीं पाते हैं। ये एक तरीके से रिंगिंग साउंड और एक तरीके से बजिंग साउंड दे सुनाई, एक रिंगिंग साउंड और बजिंग साउंड जैसा होता है। ठीक है, तो इसे टिनाइटिस बोलते हैं। ड्राउजीनेस, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या है, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो रेटिनल हेमरेजेस मे ऑकर इफ देयर इज एसोसिएटेड विथ वस्कुलर डिसीज और ब्लीडिंग डायथेसिस। अब डायथेसिस क्या होता है,
तो डायथेसिस का मतलब है इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीड और ब्राउजिंग। तो ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में। रेटिनल हेमरेजेस में ऑकर इफ देयर इज एसोसिएटेड विद वस्कुलर डिसीज और ब्लीडिंग डायथेसिस। डायथेसिस, ब्लीडिंग डायथेसिस मीन्स इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीडिंग, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अगर ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाए ब्लीडिंग की तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग डायथेसिस, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगी, सच एज अमीनूरिया, मेनोरेजिया and loss of libido are some of the manifestation involving in the reproductive system in the anemic subjects। वहीं अगर हम रीनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो माइल्ड प्रोटीनूरिया एंड इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन कैपेसिटी, जो कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी है वो भी उसमें भी दिक्कत आने लगेगी। ऑफ द किडनी में ऑकर इन सीवियर अनीमिया, तो ये सीवियर अनीमिया में देखने को मिल सकता है ऐसा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, फ्लैचुलेंस। अब एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, एनोरेक्सिया एक तरीके से ये एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर ये सीरियस मेंटल कंडीशन है जो ज़्यादातर ये फीमेल्स में ही देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो पेशेंट है वो क्या करने लगता है, वो वेट लॉस, अपना जो वेट है उसको बहुत कम कम करना चाहता है, जिस वजह से वो क्या करता है, वो खाना नहीं खाता है और एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है। तो ये एक तरीके से एक मेंटल और सीरियस एक तरीके से सीरियस मेंटल कंडीशन हो सकती है जिसमें वो क्या करने लगता है, वो अपना वेट कम करने के लिए खाना छोड़ने लगता है या बहुत एक्सेसिव टू मच एक्सरसाइज करने लगता है। तो ये इस कंडीशन को, ये जो मेंटल कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं। इसके अलावा फ्लैचुलेंस, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ठीक है, तो ये सब देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अब क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन, और क्या है, पैथोफिजियोलॉजिक क्लासिफिकेशन। पैथोफिजियोलॉजिक क्लासिफिकेशन या फिर इसे हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कॉजेज के बेस पे। तो पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन के बेस पे अनीमिया हमारा डिवाइडेड होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब ये होता क्या है, साइटिक मतलब होता है साइज, क्रोमिक मतलब कलर, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक यानी साइज और कलर के बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल, पहले हम किसकी बात करते हैं, एक नॉर्मल साइज और नॉर्मल कलर की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो आरबीसी का जो साइज है वो कैसा, वो आरबीसी का जो साइज होता है नॉर्मली उसका डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है ना। और अगर मैं जो नॉर्मल कलर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आरबीसी, मान लो ये एक आरबीसी है, तो इसके पेरीफेरी जो पेरीफेरल 2/3 पोर्शन होता है वो हीमोग्लोबिन से फिल्ड होता है, इस वजह से वो रेड इन कलर होता है। और जो सेंट्रल 1/3 वाला जो पोर्शन होता है वो पैलार होता है, ठीक है। तो ये याद है, वो थोड़ा वाइटिश होता है, वो पैलार होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर 7 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक। अगर उससे कम है तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक, है ना। अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम, यानी कलर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर 7 माइक्रोमीटर से कम है तो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक। 7 माइक्रोमीटर है तो नॉर्मोसाइटिक, और 7 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक। अब अगर सेल का साइज कम होगा तो
हाइपोक्रोमिक तो होगा ही, है ना। तो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक पहला हो गया। दूसरा क्या है, नॉर्मोसाइटिक। अब नॉर्मल है यानी 7 माइक्रोमीटर है, नॉर्मल है, तो नॉर्मोक्रोमिक होगा। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा क्या है, ये बात याद रखना, अगर 7 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा तो जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए मैक्रोसाइटिक में नॉर्मोक्रोमिक ही होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो मैक्रोसाइटिक हमेशा नॉर्मोक्रोमिक ही होगा, ये बात याद रखना। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक पहला हो गया, दूसरा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और तीसरा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब इसको अगर मान लो कि हमारे पास एक अनीमिक पेशेंट का ब्लड है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाला है ये माइक्रोसाइटिक है या मैक्रोसाइटिक है या नॉर्मोसाइटिक है, ये हम कैसे पहचानेंगे। हम क्या करेंगे, वो जो ब्लड है उसकी कुछ ड्रॉप्स स्लाइड पे डालेंगे, उसका स्मीयर प्रिपेयर करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। अब माइक्रोस्कोप में उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, है ना। अब उसमें हम देख के तो अब कोई स्केल से तो नापेंगे नहीं कि वो 7 माइक्रोमीटर है कि नहीं है ना। हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर हमें लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिलेंगे। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है, उनका भी 7 माइक्रोमीटर होता है और वो चेंज नहीं होता है। बट अनीमिया के केस में वो चेंज हो सकता, आरबीसी का जो साइज है वो चेंज होता है, वो 7 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है ना। तो वो अनीमिया के केस में सिर्फ आरबीसी का साइज चेंज होगा, बट लिम्फोसाइट्स का जो साइज है वो 7 माइक्रोमीटर ही होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो उसके अंदर, उस स्मीयर के अंदर लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम हम लिम्फोसाइट से कंपेयर करेंगे। अगर लिम्फोसाइट से साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है यानी वो क्या होगा, वो हमारा मैक्रोसाइटिक होगा। अगर वो उसका साइज जो लिम्फोसाइट्स है उसके उससे उतना ही दिख रहा है, मतलब उसके बराबर है, तो वो नॉर्मोसाइटिक होगा। अगर उसका साइज लिम्फोसाइट से कम है तो वो हमारा कैसा होगा, माइक्रोसाइटिक होगा। तो इस तरीके से हम स्मीयर के जरिए पता कर लेंगे कौन सा वाला है। ठीक है, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक की बात करें तो उसमें एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच, और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी, ये तीनों की ही तीनों रिड्यूस्ड हो जाती है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में जो एमसीएच और एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, ये तीनों ही नॉर्मल होती है। और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में एमसीवी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्लासिफिकेशन यहाँ देख रहे हो कि माइक्रोसाइटिक में क्या हो रहा है, माइक्रोसाइटिक में एमसीवी कम है, नॉर्मोसाइटिक में एमसीवी नॉर्मल है, और मैक्रोसाइटिक में एमसीवी बढ़ गई है, रेज्ड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया बेस्ड अकॉर्डिंग टू एमसीवी हमारा माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक है। अब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स याद रखते कि इसके अंदर माइक्रोसाइटिक में किस किस तरीके का अनीमिया होगा, नॉर्मोसाइटिक में किस किस तरीके का होगा, और मैक्रोसाइटिक में किस किस तरीके का अनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने निमोनिक्स भी दे रखे हैं। जैसे माइक्रोसाइटिक के लिए क्या है, अब अभी इस पार्ट फर्स्ट में तो अभी मैं सिर्फ इनके नाम बता दे रहा हूँ, बट जब हम इसके पार्ट सेकंड पे जाएंगे तो वहाँ पर हम सेपरेट अनीमिया उठाएंगे, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया उठाएंगे। ठीक है, ऐसे कर करके हम सेपरेट अनीमिया उठाएंगे। यहाँ सिर्फ हम नाम जान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है। तो माइक्रोसाइटिक के अंदर कौन कौन से अनीमिया आते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए निमोनिक क्या है, सीता, तो इससे याद रख सकते हैं। एस से क्या हो जाएगा, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। आई से क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। टी से क्या हो जाएगा, थैलासीमिया। और ए से क्या हो जाएगा, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मैक्रोसाइटिक की बात करूं तो मैक्रोसाइटिक में
होगा हमारा, इसके लिए निमोनिक क्या है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। एल से क्या हो जाएगा, लिवर डिसीज। लिवर डिसीज जो लिवर डिसीज किस वजह से हो सकता है, आपको पता है, फैटी लिवर हो जाता है, किस केस में हो जाता है, अल्कोहलिज्म, है ना, अल्कोहल कॉज करता है, वन ऑफ द जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, ठीक है। तो लिवर डिसीज, ठीक है, तो लिवर डिसीज की वजह से भी अनीमिया होता है ना। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, लिवर डिसीज। और लिवर डिसीज किस वजह से होता है, अल्कोहलिज्म की वजह से, है ना, ज़्यादातर मोस्ट कॉमन रीज़न तो यही है। इसके अलावा एच से क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। एम से क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में अनीमिया किस वजह से होता है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किस वजह से होता है, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण। और सी से क्या हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो मैक्रोसाइटिक, तो मैक्रोसाइटिक में कौन कौन से आएंगे, तो लिवर डिसीज आएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। एम से क्या हो जाएगा हमारा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किस वजह से होता है वो तो पता ही है। और सी से साइटोटॉक्सिक ड्रग। और अगर नॉर्मोसाइटिक की अगर मैं बात करूं, और ये क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई अनीमिया का पेशेंट आया है, जब तक आपको उसका कॉज नहीं पता होगा तब तक आप उसे ट्रीटमेंट क्या दोगे, क्योंकि हर अनीमिया में आयरन की टैबलेट नहीं देनी होती। हाँ, मोस्ट कॉमन रीज़न जो है अनीमिया का वो आयरन डेफिशिएंसी होता है, बट हर केस आयरन डेफिशिएंसी का नहीं होता है। तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का अनीमिया है। जैसे अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो उसे आयरन के सप्लीमेंट्स देंगे। उसे अगर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है तो उसे फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो और अगर सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है तो उसे आयरन के टैबलेट्स नहीं देने होते, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके का अनीमिया, कौन सा अनीमिया है। तो इसीलिए तो हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये मैक्रोसाइटिक अनीमिया में हमने देख लिया, माइक्रोसाइटिक अनीमिया में हमने देख लिया कौन कौन सा अनीमिया आ रहे हैं। तो माइक्रोसाइटिक में हमारे निमोनिक क्या है, सीता। तो एस से सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, आई से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, टी से थैलासीमिया, ए से अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, और मैक्रोसाइटिक में एल से लिवर डिसीज, है ना, एच से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये है ना इसका निमोनिक। एच से हाइपोथायरॉयडिज्म, एम से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, सी से साइटोटॉक्सिक ड्रग। और नॉर्मोसाइटिक की अगर हम बात करें तो नॉर्मोसाइटिक में या तो रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होगा या रेटिकुलोसाइट कम होगा, तो काउंट जो है वो कम होगा। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट, इसमें ज़्यादातर हीमोलाइटिक अनीमिया आते हैं, जैसे कि इसका निमोनिक है शेप। एस से हो जाएगा सिकल सेल अनीमिया, एच से हो जाएगा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ए से क्या हो जाएगा ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, पी से क्या हो जाएगा पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। और ये जो इधर जो इसकी जो स्पेलिंग है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसकी स्पेलिंग है NOCTURNAL, नॉक्टर्नल। तो पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNH, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आएगा, नॉर्मोसाइटिक में आएगा। और ई से क्या हो जाएगा एंजाइम डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन G6PD डेफिशिएंसी। और नॉर्मोसाइटिक में ही है ना हमारे फर्दर क्लासिफिकेशन, एक तो हाई रेटिकुलोसाइट काउंट जिसमें हमारे ज़्यादातर सारे हमारे कौन से वाले अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर लो रेटिकुलोसाइट काउंट है तो उस केस में है हमारा रामचंद्रा। आर से हो जाएगा रीनल फेलियर, ए से हो जाएगा अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, एम से हो जाएगा माइलोफाइब्रोसिस, और चंद्रा सी से क्या हो जाएगा कैंसर, जैसे ल्यूकीमिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक,
नॉर्मोक्रोमिक। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, तो हमने एक एक करके इन तीनों के एग्जांपल्स भी देख लिए। माइक्रोसाइटिक में आएगा हमारा सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलासीमिया और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, ठीक है। निमोनिक क्या हो जाएगा, सीता, ठीक है। और वही मैक्रोसाइटिक में क्या आएगा, मैक्रोसाइटिक में हमारा निमोनिक क्या है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, तो LHMC। तो एल से क्या हो जाएगा, लीवर डिसीज, एच से हाइपोथायरॉयडिज्म, एम से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, और सी से क्या हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग। और नॉर्मोसाइटिक में बताया, इसमें फर्दर डिवाइडेड है, एक तो हाई रेटिकुलोसाइट काउंट अगर है, अगर या फिर दूसरा क्या है, लो रेटिकुलोसाइट काउंट है। अगर हाई है तो उसमें हमारा शेप से याद रख लो, सिकल सेल अनीमिया, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, और ई से एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाएगा। मोस्ट कॉमन क्या है, G6PD डेफिशिएंसी। और लो रेटिकुलोसाइट काउंट है तो रीनल फेलियर हो जाएगा, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, और माइलोफाइब्रोसिस, और क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और इसके लिए निमोनिक क्या है, रामचंद्रा, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा मॉर्फोलॉजिकल। अब आ जाओ पैथोफिजियोलॉजिक क्लासिफिकेशन पे, यानी इटियोलॉजी के बेस पे। अब अनीमिया के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, अब इस बेसिस पे अगर हम देखें तो मेनली 3 ही कॉज होंगे, या तो ब्लड लॉस हो जाए, या तो प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए। डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, आरबीसी में। डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, आरबीसी का स्प्लीन में होता है ना। और प्रोडक्शन आरबीसी का कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। तो 3 कॉज, या तो ब्लड लॉस हो, या तो प्रोडक्शन कम हो जाए, बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए। डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है आरबीसी का, मोस्ट कॉमनली स्प्लीन में होता है ना। तो ब्लड लॉस में क्या क्या हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक। ब्लड लॉस या तो एक्यूट हो सकता है, जैसे कोई एक्सीडेंट है, कोई सर्जरी है, तो वहाँ पर वो क्या है, वो एक्यूट कंडीशन है। और क्रोनिक कंडीशन जैसे कि कोई हिमोरॉइड्स हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, जिसमें डेली थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से भी अनीमिया हो सकता है। तो पहला क्या है, ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस एक्यूट हो सकता है, एक्यूट जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, और क्रोनिक हो सकता है, क्रोनिक जैसे कई सारी डिसीज होती है जिसमें थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो डेली लॉस होता है। तो जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया, हिमोरॉइड्स हो गए, ठीक है, पाइल्स वगैरह, ठीक है, तो उसमें ये सब देखने को मिलता है। प्रोडक्शन जो है आरबीसी का वो कम हो जाए, डिक्रीज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन डिक्रीज किस किस कारण से हो सकते हैं, या तो साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट हो सकता है, न्यूक्लियर डिफेक्ट हो सकता है, या फिर स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफेक्ट हो सकता है। अगर साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट है तो उसमें आएगा हीम डिफेक्ट और ग्लोबिन डिफेक्ट। हीम डिफेक्ट में आएगा क्या, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब अगर आयरन कम है ना, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो क्योंकि हीम के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए। अगर आयरन कम है तो हीम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया भी इसी में आएगा। इसमें आयरन तो है, बट आयरन का इस्तेमाल करके जो हीम बनेगा उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसमें क्या आ जाएगा, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। और तीसरा क्या होगा हीम डिफेक्ट में, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट में ग्लोबिन डिफेक्ट हो सकता है, यानी थैलासीमिया, ग्लोबिन की जो चेन्स है उसमें डिफेक्ट है, यानी तो ग्लोबिन डिफेक्ट में थैलासीमिया आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन किस किस वजह से कम हो रहा है। तो पहला क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट। साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट में साइटोप्लाज्म में क्या होगी, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में अब या तो हीम डिफेक्ट होगा या तो ग्लोबिन डिफेक्ट होगा। हीम डिफेक्ट में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज आ जाएगा, और ग्लोबिन डिफेक्ट में थैलासीमिया आ जाएगा। वही न्यूक्लियर डिफेक्ट में क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। वही स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफेक्ट में क्या होगा, ए प्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। अब ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या होता है, ये सब डिटेल में आगे की वीडियोस में डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इस प्रोडक्शन की बात।
तो ये बात आपको याद रखनी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तब भी अनीमिया होगा, और उसके क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट, न्यूक्लियर डिफेक्ट और स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफेक्ट। तो सबकी मैंने बात, साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट बता दिया। न्यूक्लियर डिफेक्ट में हमारा क्या आएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, जो डीएनए, जो न्यूक्लियर में डिफेक्ट यानी डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि उसके फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, और क्या चाहिए, और फॉलिक एसिड चाहिए। अब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में, तभी तो होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर डिफेक्ट में क्या आएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफेक्ट यहाँ पर क्या है, ए प्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा हमारा इसका पूरा एनीमिया का हमने ये क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, जो कि हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।